हेलो, आई एम संदीप। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस चैनल में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, उन सारी चीजों पे आज बात करूंगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाऊंगा। इट इज एन एजुकेशनल चैनल एंड हियर आई मेक यू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, व्हाट सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर, इन सारी चीजों पे मैं सब बात करूंगा अभी, है ना। जिसपे मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंडिया में जितनी भी वनडे एग्जाम होती है उन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है जिनको कि मैं डील करने वाला हूँ। तो आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी। तो ग्रामर में आपको क्या पढ़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर सकते हैं। और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है यहाँ पे क्लोज टेस्ट, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पीक्यूआरएस, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पीक्यूआरएस मतलब जम्बल्ड सेंटेंस मिल सकते हैं आपको, है ना। 4 सेंटेंस मिल सकते हैं और आपको उनको जमाना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, दैट इज पीक्यूआरएस की फॉर्म में। और वोकेब है जो कि सबसे ज्यादा ब्रॉड सेक्शन है एंड इट विल टेक द मैक्स टाइम, सबसे ज्यादा टाइम यही वाला पार्ट लेने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इन सारी चीजों की बात ना करते हुए केवल वोकेब के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं जो आपको शुरुआत में पढ़ाना शुरू करूंगा वो वोकेब है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, है ना, और रिकॉम्प्रिहेंशन भी इसी के अंदर आएगा। उसके अलावा वोकेब वाला पार्ट है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको वोकेब वाले पार्ट को डील करने वाला हूँ कि वोकेब के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ और कैसे मैं वीडियो को शूट करूंगा रोज। तो वोकेब के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो जो वोकेब वाला पार्ट है इसके अंदर आपको मैं फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंफ्यूजिंग पेयर्स, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। और जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इन सारी चीजों पे बात करूंगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इडियम क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होते हैं, इनका बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसमें से क्या चीजें आपको आती है, ठीक है, अगर आपको कुछ आता भी है तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उससे, वो सारी चीजें अभी बताऊंगा। तो पहले मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करता हूँ। फ्रेजल वर्ब आपकी नॉर्मल वर्ब से किस तरह से डिफरेंट होती है, हाउ फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ब। तो आपकी जो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा टेक, ठीक है। तो टेक का क्या मतलब होता है, लेना, ठीक है। टेक का क्या मतलब होता है, लेना। अच्छा, अब इसके टेक का मतलब लेना होता है, दैट इज लिटरल मीनिंग ऑफ टेक। अगर इसके आगे में कोई एक, जैसे मैंने लिखा टेक अ बेक,
टेक ऑफ, ये टेक ऑफ आपने सुना होगा, ठीक है। तो टेक ऑफ का अपना मतलब है, टेक ऑन इसका अपना अलग मतलब है, ठीक है। तो एक वर्ब के आगे अगर मैं एक प्रीपोजिशनल ऐड करता हूं या किसी एडवर्ब को ऐड करता हूं तो उसका जो लिटरल मीनिंग है उससे जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दैट इज फ्रेजल वर्ब। एक आध एग्जांपल और लेता हूं, जैसे आपको पता है गेट, गेट का लिटरल मतलब क्या होता है, पाना, मिलना, ठीक है। बट इसके अलावा अगर मैं इसके आगे कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाता हूं, एग्जांपल के तौर पे गेट ऑन, गेट अप, ठीक है, गेट ऑफ, तो गेट अप का मतलब उठना होता है। इस अप लगाने से इसका पाना या मिलना वाला जो मीनिंग था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होगा, फ्रेजल वर्ब लगाने के बाद में आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम में किस तरह से आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिल सकती है उन पे एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम लुकिंग फॉर अ वर्ड इन अ बुक। तो लुक का मतलब तो आपको पता देखना होता है ना। लुक फॉर का मतलब सर्च करना होता है, और लुकअप का मतलब भी सर्च करना होता है। दोनों का मतलब एक ही, सर्च करना। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे मैं लिख रहा हूं मैं अपनी बुक के अंदर वर्ड को सर्च कर रहा हूं, ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर समबडी और समथिंग। मतलब मैं बोल सकता हूं आई एम लुकिंग फॉर माय मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर द की ऑफ माय बाइक, आई एम लुकिंग फॉर माय फादर। मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं, मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं। बट आप जब इसके बाद अप लगाओगे तो इसका एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज होगा। आप बुक में, न्यूज़पेपर में, डिक्शनरी में अगर किसी वर्ड को ढूंढते हैं तो उसी कंटेक्स्ट में आप लुकअप का यूज करते हो। तो आपको पता है यहाँ पे मैं वर्ड को ढूंढने की बात कर रहा हूं तो फॉर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अप। तो एक वर्ड के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन ऐड किया जा सकता है और उसके बाद उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके थ्रू आपको बताता हूं किस तरह से चीजें पूछी जा सकती है। ये ई की जगह आप एलिंग भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है ही इज वेटिंग फॉर ऑब्लिक ऑन हिज इल फादर। देखो वेट का मतलब होता है जनरली टू वेट फॉर समबडी, किसी का इंतजार करना, ठीक है। और वेट ऑन, मैंने वेट के बाद दो प्रीपोजिशन को ऐड किया, एक फॉर और एक ऑन। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या चीजें ऐसी है जो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ही इज वेटिंग फॉर और वेटिंग ऑन लिखा हुआ है। तो वेट फॉर का मतलब तो इंतजार करना होता है। वेट ऑन का अगर आपको मतलब नहीं पता है, यू विल नॉट बी एबल टू पिक व्हाट शुड बी द राइट प्रीपोजिशन यहां पे पुट करने के लिए होगी। तो देखो वेट ऑन का मतलब होता है टू सर्व समबडी, किसी की सेवा करना हो सकता है। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप क्या करते हो, वेटर वेटर वेट्स ऑन यू, वेटर वेट्स ऑन यू क्या करता है, आपको सर्व करता है। तो वेट ऑन का मतलब सर्व करना भी होता है। अच्छा, आप अगर इफ यू आर रेडी टू डू समथिंग, ready to do anything for anyone, that means you are waiting on him। आप किसी को सर्व करते हो, सर्व करने से मतलब किसी की सेवा करते हो। तो आप मुझे बताओ इस कंटेक्स्ट में एक पिता है जो कि बीमार है, तो वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, सेवा करने वाला कंटेक्स्ट चाहिए ना आपको यहाँ पे। तो सेवा करने वाला कंटेक्स्ट किससे आएगा, ऑन से। बट आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, 99% लोगों को नहीं पता वेट ऑन मतलब क्या होता है। वेट फॉर वी नो ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेट ऑन। सो मैं रोज जो सेशन लेने वाला हूं उसमें रोज 8 से 10 को एक वर्ब लूंगा और उसमें फ्रेजल वर्ब को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब मैं इडियम्स के बारे में बात करता हूं, हमारे एग्जाम में किस तरह से आता है। इफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश बट
इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ फ्रेजल वर्ब यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब का सही तरह से नॉलेज नहीं होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, है ना। आपकी ग्रामर सीखना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप 2 से 3 महीने मेहनत करते हो, यू विल हैव गुड कमांड ओवर ग्रामर, है ना। ये पार्ट जो है वो मेहनत करने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, अब मैं इडियम्स पे बात करूंगा, ये क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। इडियम्स, अच्छा आपने हिंदी में मुहावरे सुना होगा, इन द सेम वे अगर इंग्लिश में बात करो तो इडियम्स हो सकते हैं। इनका भी अपना लिटरल मीनिंग नहीं होता है। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा है बीट अराउंड द बुश। एग्जांपल है बीट अराउंड द बुश। अब बीट अराउंड द बुश का मतलब, ऐसा बीट का मतलब तो मारना होता है, अराउंड मतलब आसपास होता है। ठीक है, तो मारना या आसपास ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये इसका लिटरल मीनिंग होगा। ये जो है इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन इडियम्स का अपना लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनका अपना कोई भी फिगरेटिव मीनिंग होगा। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू कम टू द पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई वांट मनी फ्रॉम माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से पैसे चाहता हूं, पैसे लेना है मुझे अपने दोस्त से, तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम इन वेरी बैड कंडीशन, आई हैव टू पे फॉर माय एग्जाम फीस। तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं आई नीड मनी एंड आई एम आस्किंग फॉर इट फ्रॉम यू फॉर यू। तो सीधे सीधे नहीं बोलते हुए मैं बस बातें बना रहा हूं, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, तो आपको अगर अपनी बात को कन्वे करना है तो अपनी बात को कन्वे करने के लिए आप इडियम्स का यूज कर सकते हो। तो इडियम का अपना कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उनका अपना एक अलग से मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में आप यूज करते हो 9 2 11 होना, क्या मतलब होता है इसका, भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। तो यहाँ पे 9 2 11 से भाग जाने का कोई भी सेंस नहीं है, बट वी नो इट इज ए मुहावरा, है ना, और मुहावरे का अपना मतलब होता है। इन द सेम वे ये इडियम है, पर इनका अपना मतलब होता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक, जैसे मैंने बोला वंस इन अ ब्लू मून, देखो वंस मतलब एक बार, ब्लू नीला, चंद्रमा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी बताया आपको इडियम्स का अपना लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनका अपना एक फिगरेटिव मीनिंग है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ओकेजनली। ओकेजनली मतलब जो चीज कभी कभी होती है। जैसे कि इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, आप अच्छे विद्यार्थी हो लेकिन आप स्कूल रेगुलरली नहीं जाते हो, आप सप्ताह में एक दिन दर्शन देने के लिए जाते हो क्लास में। सो व्हेन योर टीचर, है ना, जब भी आपके टीचर को, व्हेन योर टीचर हैव ग्लिम्स ऑफ यू, तो वो क्या बोलता है, राहुल कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून। तो आपके जो दोस्त हैं जो क्लास में आते हैं वो हंसते हैं, ही लाफ्स एट यू। तो देखो क्या है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी। जैसे कि आप वैसे तो पढ़ते नहीं हो, लेकिन जब आपकी एग्जाम पास आती है, नियर आती है, तो आप क्या करते हो, आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, है ना, जनरली ही डज नॉट स्टडी बट नाउ ही इज स्टडीइंग। सो what they mean, he studies once in a blue moon। क्या मतलब हुआ कि वो कभी कभी पढ़ता है। जैसे मैं आपके घर कभी आता ही नहीं हूं और महीनों में 1 2 बार आ जाता हूं, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, he comes at our home once in a blue moon। तो इसका एक अपना अलग मतलब होता है। अब मैं आपको फ्रेजल वर्ब और इडियम के बारे में बता चुका हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज वन वर्ड। तो वन वर्ड, इसके नाम से ही पता चलता है आपको कि क्या हो सकता है। वन वर्ड का मतलब है आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द वन हु बिलीव्स इन गॉड, द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है। तो आपको हिंदी में पता होता है आस्तिक, है ना, थीस्ट और एथीस्ट, ये वर्ड होते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है जिसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना हो सकता है। हिंदी में आपने पढ़ा है एक शब्दों में उत्तर दो। इन द सेम वे इंग्लिश में पूछा जा सकता है वन वर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसी तरह से आपसे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं कुछ भी। द वन हु मेक्स डिक्शनरी, हु कंपाइल्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर इज अ वर्ड, है ना, ये वो व्यक्ति को बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो इन द सेम वे ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनकी अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसके बारे में मैं बाद में डील करूंगा। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है एंड हाउ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, ये कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैं इसको मिटाता हूं फिर आपको बताता हूं।
ठीक है। तो आपको दो, अच्छा आपने होमोफोन सुने होंगे, है ना, पेरोनियम्स, होमोनियम्स, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो ये वही कंफ्यूजिंग वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे से एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये लिखा इंजीनियस और ये लिखा है इंजेनुअस। देखो यहाँ पे ई लिखा हुआ है और यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आई लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन के बाद में यू। अब ये दोनों जो स्पेलिंग है वो दिखने में बिल्कुल एक जैसी है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड का अंतर है, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर का अंतर है। यहाँ पे लेटर में आपका आई है और यहाँ पे क्या है, यू है, बट इनके मतलब दोनों के अलग अलग है। इंजीनियस का मतलब होता है somebody who is very genius. Genius is also ingenious, right? If I am saying that my friend who is very good at studying, so I will say that he is ingenious. तो जो अच्छा, जीनियस और इंजीनियस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आप किसी को जीनियस की जगह इंजीनियस भी बोल सकते हो, है ना। जो इंजीनियस वे ऑफ सॉल्विंग इज दिस क्वेश्चन, है ना, आपका जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो कैसा, इंजीनियस। इसका एक मतलब इनोवेटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक मतलब है इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब होता है somebody who is very gullible, somebody who is very innocent, है ना, somebody who is too ready to believe in somebody। ऐसा व्यक्ति जो किसी में विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त बहुत ही सीधा साधा है, आप बोलते हो आई वांट मनी, आई नीड मनी, है ना, आपको पैसे की जरूरत है, तो बिल्कुल आपने बोला और उसने पैसे तैयार कर दिया आपके लिए। आपको कितना चाहिए वो सीधे ही पूछता है आपसे। तो आज तो वैसे दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इंजेनुअस का मतलब होता है ना, इसका मतलब है भोला भाला, इसका मतलब है जीनियस। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक है कॉन्फिडेंट और एक है कॉन्फिडेंट। देखो, अब कॉन्फिडेंट का मतलब तो सभी को पता है ना। I don't need to tell you that what is the meaning of confident। आपको सब पहले से पता है कॉन्फिडेंट का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मविश्वास से भरपूर हो। I am confident of teaching you, ठीक है। बट कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, अच्छा, ये आप अपने ऐसे दोस्त के बारे में को कॉन्फिडेंट बोल सकते हो, the one with whom you share your all secrets, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपने सारे सीक्रेट को शेयर करते हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। जैसे मैं बोलता हूं राहुल इज माय फ्रेंड एंड ही इज माय कॉन्फिडेंट। राहुल मेरा दोस्त है, वो मेरा क्या है, इसका एक हिंदी मतलब बोलो तो राजदार हो सकता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली एक लड़का ही होगा, ठीक है, लड़की नहीं होगी। लड़की के लिए भी एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, अगर ई और लगा देते हो एंड में, तो इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है द वन विथ हुम यू शेयर योर ऑल सीक्रेट्स, और ये एक लड़की होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब एक लड़का है विथ हुम यू शेयर योर ऑल सीक्रेट्स, और ये एक लड़की है ना। तो ऐसा आपको इमेजिन करना है, अगर ऐसा कोई होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, जिसके साथ अपने सारे सीक्रेट को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और बचा हुआ वर्ड है, वर्ड मतलब मुझे प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में आपको बताना था, है ना। तो लास्ट चीज है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके बाद आप क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा, जो भी लिखने वाला हूं ना, उसमें से 80% से ज्यादा लोग गलतियां करने वाले हैं। आपको जो लगता है दैट इज नॉट राइट, है ना, मुझे भी यही लगता था। जैसे लिखा है गुड, अब मुझे आपको बोलना है मैं इंग्लिश पढ़ाने में अच्छा हूं, तो बहुत सारे लोग क्या बोल सकते हैं, I am good in teaching English. I am good in teaching English. But whenever you are good at something, if you are skilled, आप किसी चीज में अच्छे हो तो गुड के साथ इन नहीं एट लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन की बजाय एट। अच्छा, ये साउंड बिल्कुल सही नहीं करता है। I am good at, my mother is good at cooking, I am good at playing cricket, what are you good at, I am good at singing। तो गुड के बाद हमेशा एट लगाया जाता है
जब आप पर्टिकुलरली किसी स्किल के बारे में बात कर रहे हो कि आप किस चीज में अच्छे हो। तो यहाँ पे गुड के बाद जनरली क्या लगाते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, आई एम गुड इन स्टडी होगा या आई एम गुड एट स्टडी होगा, आपके लिए तो इन लगता होगा, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू यूज एट। फॉर्मल स्पीकिंग में आप इन भी यूज करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बट यू मस्ट नो इट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एट लगता है। मैं एक आध एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड लिखा बिजी, आप बोल रहे हो मैं अपने काम में व्यस्त हूं, है ना, आई एम बिजी इन माई वर्क, आई एम बिजी इन माई वर्क। तो बिजी के साथ आपने क्या लगा दिया, आपने लिखा आई एम बिजी इन माई वर्क। अगेन इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, आप बिजी के साथ इन नहीं लगाओगे, है ना। जब आप एग्जाम में हो और आपको सेंटेंस दिया है, एग्जाम में नहीं, स्पीकिंग में भी नहीं लगाओगे, वैसे तो गलत है, बट स्पीकिंग में सब कुछ चलता है ना। बिजी के साथ क्या लगाओगे, विथ। तो इन यहाँ पे रॉन्ग प्रीपोजिशन। तो ये सारी चीजें मैं आपको डेली बेसिस पे अपने इस YouTube चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाऊंगा, एंड आई अश्योर यू कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो डेली बेसिस पे, इवन इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, you do not know anything about English, I guarantee you that you will learn something here, है ना। तो ये सारी चीजों पे बात कर चुका हूँ और ये सारी चीजें मैं आपको रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।